और खेलने के कार्यक्रम को खुली छूट देने का काम अभी तक भारत सरकार के द्वारा नहीं किया गया। इस वजह से हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि हम लोग जो राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन लेते हैं, वो राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारी अगस्त और सितंबर माह में राज्य अधिवेशनों को लेकर करते हैं। तो हमने ये सोचा कि यदि हम लोग राज्य अधिवेशनों की तैयारी और राज्य अधिवेशनों को संपन्न कराने का काम नहीं कर पाते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर का अधिवेशन लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने
डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वर्चुअल अधिवेशन लेने की योजना बनाई। उसके तहत पहला राज्य अधिवेशन अगस्त माह में शुरू हुआ और कई राज्यों में एक साथ अधिवेशन चल रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर के हमारे कार्यकर्ता उन अधिवेशनों को संपन्न कराने का कार्य कर रहे हैं। मेरी जिम्मेदारी गुजरात राज्य में 8 तारीख को थी, अभी 11 तारीख को महाराष्ट्र राज्य का अधिवेशन लेने के लिए मेरी जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए आज 11 तारीख को 11 बजे से लगभग ये सत्र शुरू हो गया और इस सत्र में बोलने वाले जो वक्ता थे, अलग अलग वक्ता थे, जिसमें प्राध्यापक डॉक्टर अजय कुमार लोखंडे, एम.के. कोड़ापे और लक्ष्मण पाटिल, ये 3 लोग थे। इनका स्पीच समाप्त होने के बाद अब मैं इन विषयों पर कंक्लूड करने का काम शुरू कर रहा हूं। तो ये महत्वपूर्ण बात प्राथमिक तौर पर मुझे करना जरूरी था, इसलिए ये बात मैं आप लोगों के सामने किया। जहां तक पहला विषय है ओबीसी की, जो अलग अलग विषय है, ओबीसी की जातीय आधारित जनगणना ना करना, वह एनपीआर, एनआरसी और सीए, नया लेबर लॉज लागू करना, ये सब ईवीएम की वजह से हो रहा है। एक गंभीर चर्चा, ऐसा विषय रखा गया है। दूसरा विषय है आरक्षण मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये बहुत गंभीर विषय है, इसलिए इसको भी चर्चा का विषय रखा गया है। और तीसरा विषय है प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक वस्तु और पुरातात्विक अवशेष जो बुद्ध से संबंधित है और मौर्य से संबंधित है, उसे नष्ट करने का कार्य ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है और इसके द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, इनका इतिहास समाप्त करने का षड्यंत्र ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। इस गंभीर विषय को भी चर्चा के लिए रखा गया है। तो तीनों विषयों पर मैं यहां पर आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूं। पहली बात है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना। इस विषय पर हम लोग लगातार पिछले 10 साल से लगातार इस पर जागरण का अभियान चला रहे हैं और इसकी वजह से सारे देश भर में इस मुद्दे पर ओबीसी के अंदर बहुत सेंसिटिविटी निर्माण हो गई है। अंग्रेजों ने, जो विदेशी थे, उन्होंने भारत में डाटा कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यदि विकास की योजना बनानी है तो बगैर डाटा से बनाना संभव नहीं है, इसलिए अंग्रेजों ने 1872 को जातीय आधारित जनगणना का कार्यक्रम शुरू किया। गिनती का काम, जातीय आधारित गिनती का काम शुरू किया और 1872 से लेकर 1931 तक ये जातीय आधारित गिनती का काम लगातार चल रहा था।
इसीलिए भारत में जो आंकड़े आज उपयोग में लाए जाते हैं, मंडल कमीशन ने जो 52% ओबीसी का आंकड़ा निकाला, वो 52% आंकड़ा भी उन्होंने 1931 की जनगणना के आधार पर निकाला है। इसलिए 31 का जो जनगणना हुई थी जाति आधारित, वो जनगणना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आज़ाद भारत में जब ब्राह्मणों का राज शुरू हुआ तो उन लोगों ने जाति आधारित गिनती करने का काम बंद कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयास की वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की जाति आधारित गिनती करना जरूरी हुआ और उनकी गिनती जाति आधारित गिनती की जाती है। मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ओबीसी के लोगों को भी संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, जब ये बात उठाने का प्रयास किया, तब कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को रोकने का काम किया और कहा कि आप ओबीसी के प्रतिनिधि नहीं हैं, ओबीसी के प्रतिनिधि गांधी जी है। ओबीसी के लोगों ने गांधी जी को अपना नेता, अपना प्रतिनिधि माना। इसका आधार लेकर उस समय संविधान में ओबीसी को जो हक और अधिकार मिलने चाहिए थे, इसके लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो ओबीसी की जातियां है वो वर्ण व्यवस्था में शूद्र जातियां है, और वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण धर्म में जो शूद्र जातियां है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था में ओबीसी को शूद्र घोषित किया है और इस वजह से ओबीसी को अधिकार वंचित करने का षड्यंत्र किया। शूद्र जो वर्ण के लोग हैं, ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में सबसे ज्यादा अधिकार संपन्न है, क्षत्रिय अधिकार संपन्न है, वैश्य अधिकार संपन्न है, और जो चौथा वर्ण शूद्र है उसको मनुस्मृति में घोषित किया कि ये त्रैवर्णिकों की सेवा करने के लिए बनाया गया वर्ण है। इनका धार्मिक कर्तव्य है कि वो तीनों वर्णों की सेवा करे। तो ये सेवा करने के लिए बनाया गया वर्ण है और इसलिए उनको वर्ण व्यवस्था में चौथे वर्ण में ढकेला गया। ये जो बात मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बहुत भली भांति जानते थे और इसीलिए ओबीसी के लोगों को जगाने के लिए 1945 को हु वेर द शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा। और ये जो ओबीसी शब्द है 1936 को बाबा साहब अम्बेडकर ने ही जो स्टार्ट कमिटी बनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये शब्द भी बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही दिया गया और इसलिए इन ओबीसी के लोगों के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर भली भांति जानते थे कि वर्ण व्यवस्था में इनको शूद्र बनाया गया, ब्राह्मणों के द्वारा इनको भी अधिकार वंचित किया गया है। यह बात ज्योतिराव फुले भी मानते थे, कहते थे, प्रचार करते थे। इसी बात को बाबा साहब अम्बेडकर ज्योतिराव फुले को गुरु मानने की वजह से ये जानकारी वहां से भी बाबा साहब अम्बेडकर को मिली और इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनके आरक्षण का मामला भी उठाने का प्रयास किया, मगर कांग्रेस के नेताओं में नेहरू ने इसको कि गांधी जी तुम्हारे ओबीसी के प्रतिनिधि है, अम्बेडकर ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए रोक लगाने का काम किया। आज भी ओबीसी के लोग गांधी जी को अपना प्रतिनिधि और नेता मानते हैं,
मगर गांधी जी की वजह से संविधान में जो अधिकार आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। ये जो षड्यंत्र किया गया था ओबीसी को आज के तारीख में जागना और जागृत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारे ऐतिहासिक संदर्भ समझने की जरूरत है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे, जो इतिहास नहीं जानता है वो अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। ओबीसी गांधी के झांसे में पहले भी फंसे हुए थे, आज भी फंसे हुए हैं। अगर गांधी जी को महात्मा की ही जरूरत है तो सबसे बेहतर महात्मा तो ज्योतिराव फुले हो सकते हैं, वास्तविक मार्गदर्शक हो सकते हैं, सही राह दिखाने वाले हो सकते हैं। खुद गांधी ने भी ज्योतिराव फुले को सच्चा महात्मा कहा हुआ है, तो ओबीसी को ज्योतिराव फुले को सच्चा महात्मा मानकर उनकी विचारधारा को आधार बना करके आगे बढ़ना चाहिए। आधुनिक भारत में कम से कम ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 1931 के जनगणना में जो आंकड़े इकट्ठा किए गए थे उन आंकड़ों का ही आज भी उपयोग किया जा रहा है। 1941 में गिनती होने वाली थी या होना चाहिए था, वर्ल्ड वार चलने की वजह से यह गिनती हो नहीं पाई। अंग्रेज वर्ल्ड वार में मुख्य भूमिका निभा रहे थे और चूंकि अंग्रेजों का भारत में राज था इसलिए वर्ल्ड वार में भारत भी शामिल था। भारत से भी वर्ल्ड वार में लड़ाई लड़ने के लिए सैनिक भेजे गए थे और इसलिए इन सैनिकों को भेजने से ये बात सिद्ध हो जाती है कि भारत भी वर्ल्ड वार में शामिल था। इसलिए अंग्रेजों के द्वारा 1941 में जो गिनती होनी चाहिए थी सही तरीके से वो गिनती नहीं हो पाई। और जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, ये आज़ादी तथाकथित आज़ादी है ऐसा कहा जा सकता है। ये सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस है, सो कॉल्ड फ्रीडम है, क्योंकि इसमें अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। इसे जानने की और इसे समझने की जरूरत है और इसलिए इसे जानने और समझने की जरूरत होने की वजह से ये बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद 1951 में 41 के बाद गिनती होने वाली थी। ये जो गिनती होने वाली थी तो 3 साल पहले यानी 1948 में सेंसस कमिश्नर ने भारत सरकार के पास यानी जवाहरलाल नेहरू के पास जातीय आधारित गिनती के आधार पर ब्रिटिश ने बनाए जो कानून है उसके आधार पर गिनती करने का प्रस्ताव भेजा और कहा कि इस कानून के तहत ये जातीय आधारित गिनती करनी होगी। जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा कि इससे बैकवर्ड क्लासेस के अंदर जागरण फैल सकता है और संख्या के आधार पर अधिकारों की मांग उठ सकती है। ये मामला हो सकता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर को लॉ मिनिस्टर होने की वजह से सलाह पूछा कि क्या किया जा सकता है। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि अंग्रेजों के समय का गिनती करने का ये कानून है, इसके तहत जातीय आधारित गिनती करना अनिवार्य होगा।
जवाहरलाल नेहरू ने ये सोचा कि ये कानून की वजह से अगर जाति आधारित गिनती करनी पड़ सकती है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग इस कानून को ही बदल देते हैं। और 1948 को इस कानून को जवाहरलाल नेहरू ने बदला, और बदले हुए कानून के तहत 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने जातीय आधारित गिनती ओबीसी की करने से रोक लगा दिया। जातीय आधारित गिनती से आप हैरान हो जाओगे सुनकर कि 1931 के सेंसस के अनुसार ब्राह्मणों की संख्या भारत में केवल 45 लाख थी, यानी आधा करोड़ भी नहीं थी, आधा करोड़ को 5 लाख कम थी। अगर इसका और थोड़ा दूसरे तरीके से विश्लेषण किया जाए तो और बात समझ में आती है कि इसमें जितने पुरुष थे उतने महिलाएं थी। अगर हम लोग इनके 3 हिस्से करें 45 लाख के, तो 15 लाख 15 लाख 15 लाख हो सकते हैं। हम मिनिमम मान चलते हैं कि एक ही बच्चा ब्राह्मणों के घर में होगा। ऐसे तो ज्यादा होता है, मगर ये मानकर चलते हैं कि एक ही बच्चे को माना जाए, तो ब्राह्मणों की वास्तविक संख्या 15 लाख ही थी प्रौढ़ पुरुषों की, क्योंकि बच्चों की संख्या अगर 15 साल मानी जाए तो वो बच्चे थे, प्रौढ़ नहीं थे। और चूंकि जो महिलाएं थी, ब्राह्मण जब यूरेशिया से भारत में आए तो वो आक्रांता और आक्रमणकारी बनकर आए थे। और ऋग्वेद में इस बात का सबूत है कि लड़ाई हुई, और इसीलिए इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। पुरंदर का मतलब होता है गांव देहातों को नष्ट करने वाला, बस्तियों को नष्ट करने वाला। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड में है, कोई काल्पनिक बात। ऋग्वेद जो प्राचीन भारत का ग्रंथ है उसमें ये बात लिखी हुई है। तो ये आक्रांता लोग थे, आक्रमणकारी लोग थे। अगर ये आक्रमणकारी लोग थे, आक्रांता लोग थे, तो इस बात को जानने की और समझने की जरूरत है कि 1931 में आक्रांता लोगों की संख्या केवल मात्र 15 लोग थी, प्रौढ़ लोगों की। महिलाएं जब वो आक्रांता बनकर आए तो उनके साथ महिलाएं नहीं थी, केवल पुरुष थे। क्योंकि जब कोई आक्रमण करने के लिए आता है तो पुरुष ऐसा मानते हैं कि इसमें महिलाएं अवरोध खड़ा करती है। और आज भी दुनिया में बहुसंख्य देशों में महिलाओं को मिलिट्री में भर्ती नहीं किया जाता है, उसको अवरोध माना जाता है। शारीरिक रूप से कमजोर माना जाता है, युद्ध करने के लिए योग्य नहीं माना जाता है। आज भी दुनिया के बहुसंख्य देशों में ऐसा किया जाता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आक्रमण करने वाले यूरेशियन ब्राह्मणों ने महिलाओं को साथ में नहीं लाया। जब वो यहां आए और यहां निवास करने लगे तो प्रजनन करने के लिए उनके सामने संकट खड़ा हुआ, तो उन्होंने यहां से महिलाओं को उठाया और उनके द्वारा प्रजनन किया। तो ये जो उनके द्वारा प्रजनन किया गया है, ये बात जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबूत के तौर पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के आधार पर यह बात सिद्ध किया गया है कि जो ब्राह्मणों के घरों में महिलाएं हैं उनका डीएनए एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं के साथ मिल जाता है। जब उनका डीएनए एससी एसटी ओबीसी के साथ मिल जाता है
तो इससे ये बात और भी सिद्ध हो जाती है कि उन्होंने महिलाओं को साथ में नहीं लाया था और प्रजनन करने के लिए महिलाओं को उठाया था। इसलिए 45 लाख महिलाओं में से 15 लाख महिलाओं को अगर माइनस कर दिया जाए और बच्चों को माइनस कर दिया जाए तो राजनीतिक रूप से परिपक्व पुरुष जो ब्राह्मणों के थे 1935 में केवल मात्र 15 लाख थे। और जब आज़ादी मिली उस समय जो अंग्रेज भारत छोड़कर गए उनकी संख्या 11 लाख थी। तो 47 के दौरान इस संख्या को हम लोग और थोड़ा बड़ा मान लेते हैं, इनको और डबल मान लेते हैं, 15 और 15 30 लाख मान लेते हैं कि उस समय ब्राह्मणों की संख्या 30 लाख रही होगी और उसमें 30 लाख रही होगी और 11 लाख ब्राह्मण, जो 11 लाख अंग्रेज लोग भारत छोड़कर गए थे। तो अंग्रेजों ने ये जो 30 लाख ब्राह्मण थे, इन 30 लाख ब्राह्मणों को भारत में ट्रांसफर ऑफ पावर दे करके चले गए। ऐसा कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों के द्वारा अंग्रेजों के साथ गुप्त समझौता किया गया होगा और इस गुप्त समझौते के तहत, क्योंकि ये गुप्त समझौता के कुछ सबूत उपलब्ध हैं, जैसे गांधी और नेहरू ने अंग्रेजों के साथ पाकिस्तान बनाने के मुद्दे पर समझौता किया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट देने का वादा जो अंग्रेजों ने किया वो ना दिया जाए। इसके बदले में भारत के टुकड़े करने का प्रस्ताव जो अंग्रेजों का है उसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसके अलावा अंग्रेजों ने और भी कुछ शर्तें रखी होगी और गांधी और नेहरू ने उन शर्तों को स्वीकार किया होगा। उन शर्तों के बारे में एक बात, बहुत अहम बात बताना चाहता हूं कि 1984 में सिखों के दरबार साहिब पर अमृतसर में जो सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक सेंटर है, जो धार्मिक सबसे बड़ा दुनिया का सिखों का सेंटर है। ये जो धार्मिक सेंटर है सिखों का, उस पर 84 में ब्राह्मणों ने हमला किया। इंदिरा गांधी ब्राह्मणी थी, जनरल अरुण कुमार वैद्य ब्राह्मण था, जनरल सुंदर जी ब्राह्मण था। जनरल अरुण कुमार वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की बनाया था। जनरल सुंदर जी जो तमिलनाडु का काला ब्राह्मण था, वो वहाँ का वो डिप्टी कमांडर इन चीफ था और इंचार्ज था। अमृतसर का ऑपरेशनल इंचार्ज जनरल सुंदर जी था। और इस तरह से ये ब्राह्मणों के द्वारा हमला किया गया था। सिख ऐसा मानते हैं ये हिंदुओं ने हमला किया, गलत बात है। ये हिंदुओं ने हमला नहीं किया था, ये ब्राह्मणों ने हमला किया था। सिखों की ये अंडरस्टैंडिंग भी बहुत गलत है। जो मुसलमान नहीं है वो सारे के सारे हिंदू है, ऐसा मुसलमान भी मानते हैं। मुसलमानों को वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, क्षुद्रत्व, ओबीसी पर थोपने का षड्यंत्र, महिलाओं की दास्ता और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत करने की जो हिस्टोरिकल बातें हैं और समाज जीवन में वास्तविकता है उसकी जानकारी होने की करने की ज़रूरत है। कितनी हैरान करने की बात है कि मुसलमानों के पास एक बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो बहुत विद्वान लोग हैं मुसलमानों के, वो उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी ना होना बहुत दुखद है।
बहुत दुखद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनको कम से कम मुसलमानों को भारत के अंदर जो वास्तविकता है उसके बारे में उनको जानकारी देना जरूरी था। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो ब्राह्मणों की इस व्यवस्था के बारे में जानकारी करने के लिए उन्होंने ब्राह्मणों से संस्कृत सीखी और ब्राह्मणों का संस्कृत भाषा के अंदर जो लिखा हुआ साहित्य है उसको पढ़ा, उसका ट्रांसलेशन किया, करवाया और सारी जानकारी ली ताकि राजकाज करने के लिए हमें क्या करना होगा उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसकी खबरदारी लेने की भी उन्होंने कोशिश की। ये बात मैं खास तौर पर यह कह रहा हूं, ये जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है मुसलमानों को भी, सिखों के साथ साथ। तो 84 में जब स्वर्ण मंदिर पर या दरबार साहब पर हमला किया गया, जब हमला किया गया तो इस हमले में भारत सरकार ने रशिया और इंग्लैंड से मिलिट्री की मदद ली। उनकी भी मिलिट्री इस युद्ध में सहभागी थी। अंग्रेजों ने अपनी मिलिट्री इसमें सहभागी क्यों की थी, इसके बारे में सिखों की लगातार मांग है। ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में वो मांग कर रहे हैं कि क्यों अंग्रेज लोग इस लड़ाई में क्यों शामिल थे, और वो लगातार अंग्रेजों को इस रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए मांग कर रहे हैं, मगर अंग्रेज बता नहीं रहे हैं क्योंकि ये गुप्त बातें हैं। इसका मतलब है ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के साथ में गुप्त समझौता किया है। वो गुप्त समझौता अंग्रेज लोग चूंकि गुप्त है इसलिए उसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। इसे जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सब लोगों के लिए। निश्चित रूप से इसके अनुमान किए जा सकते हैं और वो अनुमान ये है, पहले नंबर का अनुमान ये है कि जो भारत के मूल निवासी कौन है ये अंग्रेजों को मालूम था। तो मूल निवासियों का राज आ सकता है। तो भारत जिस तरह से मौर्य के समय में जो अमर्त्य सेन हैं उन्होंने आइडिया ऑफ जस्टिस नाम का किताब लिखा और रिसर्च करके ये सिद्ध किया कि मौर्य के समय में भारत का जीडीपी 31% था। दुनिया आज तक कोई भी देश, सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री अमेरिका है, मगर अमेरिका का भी 31% जीडीपी नहीं है। आंकड़ों के आधार पर 31% जीडीपी मौर्य के समय में भारत का था। ये बात अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री है, नोबेल प्राइज विनर है, उन्होंने सिद्ध किया। इसका मतलब यह है कि इस देश के जो मूल निवासी थे, क्योंकि मौर्य नाग लोग थे, मूल निवासी थे, और ये जो मूल निवासी लोग थे, अगर भारत मूल निवासियों के नियंत्रण निर्देशन में आता है तो वह गत वैभव प्राप्त कर सकता है। और ब्राह्मणों के नियंत्रण में रहेगा तो ब्राह्मण जो है हमारे साथ मिलजुल कर रह सकता है। मेरे पास यह भी जानकारी है कि अमेरिका में मुझे यह जानकारी मिली कि अमेरिकन गवर्नमेंट का भी गुप्त समझौता भारत सरकार के साथ में है, ब्राह्मणों के साथ में है, और अमेरिका ने यह समझौता किया है। इसका मतलब है भारत सरकार ने यह समझौता किया है, उसके बदले में बहुत सारी बातें भारत सरकार उनको देती होगी। वो गुप्त समझौता क्या है कि अमेरिका वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, आदिवासियों का सेग्रीगेशन, शूद्रत्व, ओबीसी पर थोपना, घुमंतुओं को बहिष्कृत करना और महिलाओं को दास बनाना, इसमें अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका सबूत मेरे पास है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। तो इस तरह से भारत के ब्राह्मणों ने 1885 को
कांग्रेस की स्थापना की आजादी के लिए, मगर 1929 तक कांग्रेस ने आजादी का कागज में प्रस्ताव तक पारित नहीं किया। जो लोग आज हमको इतिहास पढ़ाते हैं कि 1885 से आजादी का आंदोलन कांग्रेस ने शुरू किया, और अगर ये सच है तो 1929 तक कांग्रेस ने ये रेजोल्यूशन आजादी का कागज में भी प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया? तो वो अंग्रेजों को ये कहा करते थे कि तुम राजा रहो, शासक रहो, प्रशासन में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दो। ये जो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य कहा, स्वराज्य कहने स्व यानी ब्राह्मणों का राज्य। आज तक भारत के मूल निवासियों को यह समझ में नहीं आता कि स्वराज्य का आंदोलन पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आता। वो ऐसा ही मानकर चलते हैं कि स्वराज्य का आंदोलन का मतलब है आजादी का आंदोलन। गलत बात है। स्वराज्य का आंदोलन बाल गंगाधर तिलक ने अकोला में, यवतमाल में और भुसावल में भाषण देते हुए कहा कि स्वराज्य का मतलब यह नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। अंग्रेज यही रह सकते हैं बशर्ते प्राचीन काल में हमारे मनुस्मृति में लिखा है कि राजा राज्य शकट चलाता था और राजा प्रशासन ब्राह्मणों के द्वारा चलाता था। यदि प्रशासन में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी देने का काम यदि अंग्रेज लोग करते हैं तो हम लोग कहेंगे कि अंग्रेज यहीं पर रह सकते हैं। वो राजा रहे, शासक रहे, केवल प्रशासन में ब्राह्मणों को हिस्सेदारी दे। यानी अंग्रेज और ब्राह्मण मिलकर भारत की मूल निवासी प्रजा को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। संभवतः इस मुद्दे पर आज भी सौदा और समझौता चल रहा होगा, ऐसे कहा जा सकता है। तो ये बहुत बड़े षड्यंत्र की बात है। इसे समझने की और जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में जाति आधारित गिनती का कानून रद्द किया और 1951 में उन्होंने ओबीसी को हिंदू के खाते में जमा करना शुरू कर दिया। शेड्यूल कास्ट को आजाद भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा और उनके ज्वाइंट इलेक्टोरेट में चुनकर जाने वाले लोगों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, एमएलए एमपी मंत्री को गुलाम बनाकर रखा जाएगा। और ओबीसी की गिनती ओबीसी के नाम पर किए बगैर हिंदू के नाम पर करके ब्राह्मणों को, ओबीसी को भी गुलाम बनाकर रखा जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ओबीसी की गिनती जवाहरलाल नेहरू ने 1951 में नहीं की। आरएसएस के लोग जवाहरलाल नेहरू का झूठ मूठ का विरोध करते हैं। वो सही विरोध नहीं करते हैं, झूठ मूठ का विरोध करते हैं। वो एक केवल रणनीति का हिस्सा है और झूठ मूठ का विरोध करके अपने समर्थन में लोगों को खड़ा करने का काम करते हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने खुद ही जो काम आरएसएस नहीं कर पाई वो काम जवाहरलाल नेहरू ने किया। 61 में जवाहरलाल नेहरू जीवित थे, फिर उन्होंने 61 में जाति आधारित गिनती को नहीं होने दिया। हर 10 साल बाद गिनती होती थी, वो गिनती को दोबारा रोका। 71 में इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की सुपुत्री थी, उन्होंने फिर जाति आधारित गिनती को रोका। और 81 में जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी और दोबारा इंदिरा गांधी सरकार में आई थी, इसलिए 81 में इंदिरा गांधी ने फिर रोका
जाति आधारित गिनती को रोका। 78 को जब ये प्रस्ताव मोरारजी देसाई के सामने गया था तो उसने ये सोचा, जब जवाहरलाल जी ने नहीं किया, इंदिरा गांधी ने नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकता हूं। उन्होंने भी रोका, क्योंकि मोरारजी देसाई गुजराती ब्राह्मण था। 91 में नरसिंह राव साउथ इंडिया का काला ब्राह्मण था। फिर उन्होंने ब्राह्मण ने जातीय आधारित गिनती को रोका। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, आरएसएस का आदमी, भारत का प्रधानमंत्री था, फिर उन्होंने रोका। 2011 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मगर उन्होंने जातीय आधारित गिनती का फैसला लेने का अधिकार प्रणब मुखर्जी को दिया, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई, उसका हेड प्रणब मुखर्जी को बनाया। प्रणब मुखर्जी ने जातीय आधारित गिनती को रोकने का काम किया। यानी प्रणब मुखर्जी तक ओबीसी की जातीय आधारित गिनती रोकने का काम सारे के सारे ब्राह्मणों ने किया। अब 2021 में जातीय आधारित गिनती करने के लिए रोकने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। नरेंद्र मोदी जितने उत्साह से ब्राह्मणों के एजेंडे पर अमल करने का काम करता है, उतना उत्साह से कोई ब्राह्मण भी नहीं कर सकता, क्योंकि ब्राह्मणों को यह डर होता था कि इससे भारत की प्रजा ब्राह्मणों के विरोध में हो जाएगी और खतरे में पड़ जाएगी सत्ता, इसलिए ब्राह्मण ऐसा नहीं करते थे। इसलिए आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी, जो गुजरात का ओबीसी है, उसको प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया। और जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तब से सबसे ज्यादा उत्साह से आरएसएस के एजेंडे पर अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी इतने उत्साह से काम नहीं करता था जितने उत्साह से नरेंद्र मोदी काम करता है। और विशेष बात यह है कि खुल्लम खुल्ला करता है। अभी नरेंद्र मोदी राम मंदिर की शिला पूजन करने के लिए गया था, और इस शिला पूजन में हमारे पास फोटोग्राफिक एविडेंस है। नरेंद्र मोदी के लिए बैठने की जो जगह की गई, वो उसकी हाइट छोटी है, और बड़े हाइट की जगह पर सरसंघ चालक मोहन भागवत को बिठाया गया। यानी ऊंचे मचान पर बैठने की ऊंची जगह भागवत के लिए की गई, और नरेंद्र मोदी के लिए बैठने की जो जगह है वो भागवत से लोअर लेवल की गई। एक फोटोग्राफिक एविडेंस हमारे पास है। दूसरा फोटोग्राफिक एविडेंस हमारे पास है कि जो ब्राह्मण इस तरह से मंत्र उच्चारण करने वाले जगह पर बैठे हुए हैं और वो भागवत को संबोधित करके हुए बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे मंत्र, ऐसा दिखाई देता है, खुल्लम खुल्ला दिखाई देता है। जबकि बुलाया था नरेंद्र मोदी को, उसके हाथों से शिला पूजन का कार्यक्रम हो रहा था, मगर ब्राह्मण सरसंघ चालक के सामने बैठे हुए थे, उनके सामने सरसंघ चालक बैठे थे, उनको संबोधित करते हुए ब्राह्मण बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे दिखाई दे रहा है।
और जो ब्राह्मण उच्चारण करने वाले ब्राह्मण थे उसके लेफ्ट हैंड पर नरेंद्र मोदी को बिठाया गया था। लेफ्ट हैंड पर बिठाने का भी मतलब है, राइट हैंड पर बिठाने का भी मतलब होता है। तो नरेंद्र मोदी को हाइट पर, छोटे हाइट पर बिठाया गया, लेफ्ट हैंड पर बिठाया गया और सरसंघ चालक को संबोधित करते हुए मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए उच्चारण नहीं हो रहा था। एक फोटोग्राफिक एविडेंस है। जब भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए थे तो वो गणराज्य के प्रमुख थे, राष्ट्रपति थे, राष्ट्र प्रमुख थे, जवाहरलाल नेहरू सरकार प्रमुख थे। तो वाराणसी में जाकर 200 ब्राह्मणों के पैर धोए और धोया हुआ पानी 2-3 चम्मच उठाकर पी लिया। तो ये घोषणा करने का मकसद था कि ये देश जो है ब्राह्मणों के नियंत्रण में आ गया है, और जो राम मंदिर की कमेटी बनाने के लिए बनाई गई है उसमें 21 ब्राह्मणों को लिया गया, सारे के सारे ब्राह्मणों को रखा गया है। ये बात सिद्ध होती है। और इस तरह से इससे भी यही बात सिद्ध होती है, जो कांग्रेस वाले करते रहे ब्राह्मणों के द्वारा वही काम नरेंद्र मोदी ओबीसी के होने के बावजूद भी उसी तरह से काम ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। यानी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया है। ये बात जानने समझने की है बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे सबक लेने की जरूरत है। इससे सबसे बड़ा सबक ये होता है कि ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाया, वो हमेशा डरा रहता है कि अगर ब्राह्मणों को खुश नहीं किया जाए तो पता नहीं वो कब इस पद से हमको हटा देंगे, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेट किया है। जो नॉमिनेट करने वाला होता है, नॉमिनेट का सिद्धांत है कि नॉमिनेट करने वाले ब्राह्मण हैं तो हटाने का अधिकार भी उसी के पास होता है, क्योंकि उन्होंने नॉमिनेट किया तो हटाने का अधिकार भी उनके पास ही होता है। इसलिए वो हमेशा डरा रहता है, और डरने की वजह से वो ब्राह्मणों को खुश करने के लिए हमेशा कार्य करते रहता है। योगी आदित्यनाथ की बात ले लो। अयोध्या में जो नदी बहती है वो नदी घाघरा है। मैंने आंध्र प्रदेश के अंदर जो अधिवेशन लिया उसमें ये बात कही। अब वो लोग मेरा भाषण सुनते रहते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को लगा कि ये तो हमारी पोल पट्टी खुल जाएगी कि रामायण में सरयू लिखा हुआ है और जमीन पर घाघरा नदी है, तो रामायण को लोग कह सकते हैं ये काल्पनिक है और झूठा एक जगह बैठकर लिखा हुआ है। जिनको भौगोलिक ज्ञान नहीं था और नदी की जानकारी नहीं थी, नदी के नाम की जानकारी नहीं थी, और एक जगह बैठकर लिखा गया था जिसको भौगोलिक ज्ञान नहीं था। जब ये भाषण मेरा उन्होंने सुना तो कैबिनेट ने अप्रूवल करके जिस नदी का नाम घाघरा है उस नदी का नाम सरयू कर दिया जाए, ऐसा प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखित रूप से भेजा, मंत्रिमंडल में पास किया और लिखित रूप से भेजा। ऐसी खबरें अखबार में छपकर आई, उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र टाइम्स में भी ये खबर छपकर आई, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर छपकर आई, इंडियन एक्सप्रेस में भी ये खबर छपकर आई, और हमें मालूम हो गया और हम जो कह रहे हैं वो बात सिद्ध हो गई कि उस नदी का नाम घाघरा ही है। इसलिए उसको बदलने का प्रस्ताव भेजना पड़ा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जन्म से राजपूत है, क्षत्रिय है ऐसे कहा जाता है, मगर गोरखनाथ पीठ का महंत है। और गोरखनाथ पीठ का महंत होने का मतलब है गोरखनाथ जो थे वो तंत्रयानी आचार्य थे, और तंत्रयान बुद्धिज्म का चौथा पंथ था।
हिनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान। तो तंत्रयान के आचार्य थे। ऐसा एक बहुत बड़े पंडित ब्राह्मण जो है, बड़े साहित्यकार थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने खुद ही अपने किताब में ये लिख कर रखा हुआ है, ये ब्राह्मणों का लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये भी एक तो राजपूत है और हिंदू नहीं है योगी आदित्यनाथ। ब्राह्मणों का अगर साधु बनना है तो बड़ी बड़ी जटा और दाढ़ी बढ़ानी पड़ती है, और योगी आदित्यनाथ की न जटा है न दाढ़ी है न वो बन। और अगर गोरखनाथ पीठ का महंत बनना है तो उसको टक्कल करना पड़ेगा जैसे भिक्षु लोग करते हैं। और भिक्षु लोग जिस तरह के कलर का कपड़ा ग्रहण करते हैं उसी तरह के कपड़ा भी उनको ग्रहण करना पड़ता है। तो ये भी डरे हुए हैं क्योंकि ये एक तो हिंदू है नहीं, और इस वजह से ये भी डर कर ब्राह्मणों को खुश करने के लिए काम करते रहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। अभी योजनाबद्ध तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे ने पहले नंबर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोषित किया। ये 2022 में ईवीएम के द्वारा घोटाला करने के लिए भूमिका और माहौल बनाया जा रहा है, ताकि उसको अगर ईवीएम के द्वारा जितवाया जाए तो पहले से भूमिका बनाई जा रही है कि नहीं वो बहुत पहले से लोकप्रिय था, ऐसा षड्यंत्र किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नॉमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स। तो वो ज्यादा उत्साह से ओबीसी के विरोध में काम करता है, और इसलिए चुनाव के पहले होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे और उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने का ऐलान किया था, और जैसे ही चुनाव जीत लिया होम मिनिस्टर को बदल दिया और अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं होगी। तो इस तरह से ये सारा का सारा षड्यंत्र हो रहा है। ये बारीकियां मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि 52% लोगों को ये लोग नाराज कर रहे हैं, ये सोचने की बात है, ये विचार करने की बात है। 52% लोगों को नाराज करके कोई चुनाव कैसे जीत सकता है? एनआरसी, एनपीआर और सीएए एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के विरोध में लागू किया जा रहा है, जिनकी संख्या 85% है। तो ये 85% लोगों को नाराज करके चुनाव कैसे जीता जा सकता है? लेबर लॉज को रद्द किया जा रहा है, जो कम से कम 52 करोड़ लेबर लोग हैं, फिर चुनाव कैसे जीता जा सकता है? उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को भी इनकाउंटर में माना जा रहा है, फिर ब्राह्मणों का समर्थन कैसे मिल सकता है? पर्यावरण कानून में इस तरीके से बदलाव नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा है कि पुराना कानून पूरी तरह से रद्द किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के विरोध में फैसले करवाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का फैसला भी मैनेजमेंट के तहत किया गया है और लोग बहुत बड़े पैमाने पर नाराज चल रहे हैं। तो इतने सारे लोगों को नाराज करके चुनाव कैसे जीता जा सकता है? अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, मजदूरों को सड़कों पर चलने के लिए हजार हजार 2-2 हजार किलोमीटर चलने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कॉन्फिडेंस है कि चुनाव हम ही जीतेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस, ये एरोगेंसी करने के बावजूद भी, ये इस तरह का उद्धटता करने के बावजूद भी चुनाव कैसे जीता जा सकता है? नहीं जीता जा सकता है। मगर उनको ऐसा लगता है जब तक ईवीएम है
तब तक हम लोग ही चुनाव जीतेंगे, ऐसा उनको लगता है। तो ये ईवीएम की वजह से इतना सारा उनको करने की हिम्मत हो रही है, ये वास्तविक कारण है। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब जो दूसरा विषय है, वो दूसरा विषय है रिजर्वेशन के बारे में। वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट किया है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है। जज ने ये स्टेटमेंट किया, मगर जो जजमेंट की कॉपी हमने पढ़ी उसमें ऐसा लिखा हुआ नहीं है। मगर ऐसा उन्होंने पहले के जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ है। इसके बारे में मैं थोड़ी भूमिका बताना चाहता हूं, थोड़ी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। वो बात बहुत महत्वपूर्ण है। मद्रास के हाईकोर्ट ने दोराई राजन चंपक्कन विरुद्ध, ये ब्राह्मण था, ये कोर्ट में गया और कहा कि ये जो SC ST OBC के लोग हैं, इनकी वजह से मुझे मेडिकल साइंस में एडमिशन नहीं मिला। मेडिकल साइंस में एडमिशन नहीं मिला, इससे मेरा इक्वेलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है। मद्रास हाईकोर्ट ने रिजर्वेशन की स्कीम को रद्द कर दिया, एजुकेशनल रिजर्वेशन की स्कीम को रद्द कर दिया। सारा रिजर्वेशन का योजना खत्म कर दिया। पेरियार जिंदा थे। पेरियार ने दूसरे ही दिन इसके विरोध में सारे साउथ इंडिया में आंदोलन शुरू कर दिया। जब सारे साउथ इंडिया में आंदोलन शुरू कर दिया और हिंसक आंदोलन शुरू हुआ, जब सारे देश भर में हिंसक आंदोलन हुआ, बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू को डर लगा कि कहीं ये साउथ इंडिया का हिंसक आंदोलन कहीं नॉर्थ इंडिया में ना आ जाए। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर, लॉ मिनिस्टर थे, उनको बुलाया और बुलाकर पूछा कि इसका क्या समाधान है। कहा कि संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था और संविधान में संशोधन करने के लिए बाबा साहब आंबेडकर को खुद ही ड्राफ्ट तैयार करना पड़ा और उस ड्राफ्ट को उन्होंने पार्लियामेंट में रखा और पहला संविधान संशोधन स्वयं बाबा साहब आंबेडकर ने ही संविधान में किया, उनके हाथों से। तो दोराई राजन जो चंपक्कन है ब्राह्मण, उसने इक्वेलिटी बिफोर लॉ का सहारा लिया कि मेरे मौलिक अधिकार का, फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने सोचा कि यदि रिजर्वेशन को दोबारा दिया जाए तो देने का आधार क्या हो सकता है। जबकि दोराई राजन चंपक्कन कह रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। तो बाबा साहब आंबेडकर संविधान के पंडित थे, ज्ञाता थे, उनको बात समझ में आई कि जब तक रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया जाए तब तक रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने फंडामेंटल राइट में रिजर्वेशन को डाला और उसका ड्राफ्ट तैयार किया कि राज्य को अनुसूचित जाति जनजाति बैकवर्ड क्लासेस के विकास के लिए
निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसा अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट में किया और फंडामेंटल राइट के अंदर उन्होंने उस डाल को रिजर्वेशन की स्कीम को डाल दिया। जब रिजर्वेशन की स्कीम को फंडामेंटल राइट में डाल दिया तब उसकी वजह से फंडामेंटल राइट उसकी वजह से रिजर्वेशन प्रोटेक्टेड हो गया। जब रिजर्वेशन प्रोटेक्टेड हो गया तो प्रोटेक्टेड होने के बाद वो चालू रहा। बाद के समय में रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 95 में दिया। रिजर्वेशन प्राइवेटाइजेशन का कार्यक्रम शुरू होने के बाद 95 को 90 में शुरू हुआ और 95 को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, जो प्रावधान है वो केवल राज्य को इनेबलिंग, ये जो प्रोविजन है ये राज्य को स्टेट को इनेबल करने वाला प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ये हैरान करने वाला इंटरप्रिटेशन किया। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी राज्य को किसी नागरिकों का मौलिक अधिकार रद्द करने तक और किसी दूसरे समूहों को अधिकार देने तक राज्य के पास अधिकार है? संविधान कहता है कि राज्य के पास किसी भी नागरिकों के मौलिक अधिकार रद्द करने का अधिकार नहीं है। तो जनरल कैटेगरी के लोगों के मौलिक अधिकार रद्द करने का अधिकार राज्य के पास नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केवल इनेबलिंग प्रोविजन कहा, ये फंडामेंटल राइट नहीं है ये कहा। और चूंकि ये इनेबलिंग प्रोविजन है इसलिए दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकार रद्द करने तक राज्य के पास अधिकार नहीं है। और यदि रही है और अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो सारा का सारा राज्य के इच्छा पर देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकते। सारा का सारा रिजर्वेशन ही खत्म कर दिया, राज्य के मर्जी पर छोड़ दिया। राज्य देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। कांग्रेस ने कानून बनाने का 2004-2009 में वादा किया, नहीं बनाया। अगर कानून बनाया गया होता तो ये कानून बनाकर प्रोटेक्ट हो गया होता, मगर ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। तो ये केवल इनेबलिंग प्रोविजन है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो राज्य को क्या दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकार रद्द करने तक इनेबल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। और अगर नहीं किया जा सकता तो फिर ये इनेबलिंग प्रोविजन है, ये किस आधार पर कहा जा सकता है? और फिर किस आधार पर 1950 से लेकर अब तक ये रिजर्वेशन अमल में रहा और अभी भी रिजर्वेशन अमल में है? केवल राज्य चाहे तो ऐसा कर सकता है, हम राज्य को आदेश नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट राज्य को ऐसा करने का आदेश नहीं देगा। ये जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया, ये इंटरप्रिटेशन समझने के लिए हम लोगों को एक और बात भी जानना और समझना बहुत जरूरी है। 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं और 1350 से ज्यादा एमएलए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं। इनके समर्थन के बगैर सेंटर में या किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है। तो ये लोग अब इतने ज्यादा कमजोर हो गए हैं एससी एसटी के एमएलए और एमपी
कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सोचा कि ये बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा सकते, तो बिल्कुल भी आवाज ना उठाने वाले जो लोग हैं, ऐसी परिस्थिति आज डेवलप हो गई है। इस बात को समझकर उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि हम ये इनेबलिंग प्रोविजन है, हम केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में किसी प्रकार का आदेश नहीं देंगे कि इसका डाटा कलेक्ट किया जाए। राज्य चाहे तो दे सकता है, राज्य चाहे तो नहीं दे सकता है, उनकी मर्जी है। ये केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर फंडामेंटल राइट नहीं है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अमेंडमेंट करने के दौरान बाबा साहब आंबेडकर ने उसको क्यों नहीं डाला? इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डाला जाना चाहिए था। मगर बाबा साहब आंबेडकर ने पहला अमेंडमेंट किया तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में डालने से ये अधिकार प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। फंडामेंटल राइट में डालने से ही प्रोटेक्ट हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट बनाने से ही प्रोटेक्ट हो सकते हैं। यानी 15 फंडामेंटल राइट है, 16 फंडामेंटल राइट है, मगर उसका उपकलम केवल इनेबलिंग प्रोविजन है। यह हैरान करने वाला इंटरप्रिटेशन है। तीसरा मुद्दा यह है, 335वें आर्टिकल में प्रशासन की कार्यक्षमता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए आरक्षण के अमल किया जाए। तो 335वें आर्टिकल में अमेंडमेंट कर सकते थे जो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अमेंडमेंट नहीं किया। उन्होंने 335 आर्टिकल में अमेंडमेंट नहीं किया, उन्होंने फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट किया और उसको फंडामेंटल राइट में जोड़ा। ये जोड़ने के पीछे का मकसद था कि दोराई राजन चंपक्कन का कहना था कि मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इसलिए फंडामेंटल राइट बनाए बगैर उनके अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं किया जा सकता। ये समझकर बाबा साहब आंबेडकर ने फंडामेंटल राइट में इसको शामिल किया था। ये बात समझने की और जानने की है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। मैं इसको और ज्यादा और विस्तार में नहीं जाना चाहता, मगर उस पर 1 घंटे से भी ज्यादा विस्तार से और भी बहुत सारे रेफरेंस देकर बोला जा सकता है, मगर अभी मेरे पास और इसको विस्तार से बताने के लिए समय नहीं है। अभी आखिरी जो तीसरा विषय है, उस तीसरे विषय के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं। वो विषय है एंशियंट इंडिया में जो पुरातात्विक वास्तुएं साकेत में मिली और समतलीकरण के नाम पर उसे नष्ट किया जा रहा है, और नष्ट करके बहुजनों का जो हिस्टोरिकल विरासत है उसे समाप्त किया जा रहा है। ये गंभीर मंथन का विषय है, ये एक विषय रखा गया है। इस देश में ओबीसी के जो लोग हैं, नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो आज के तारीख में बुद्ध जी से शाक्य गण के थे, तो शाक्य जाति के लोग ओबीसी में हैं। और नाग लोगों को अगर ये रेफरेंस माना जाए तो वो सारे के सारे जो कुर्मी हैं, अहीर है, ये सारे के सारे ओबीसी में हैं। तो अगर ये देखा जाए तो जो साकेत की विरासत है वो इन जनरल मूल निवासियों की विरासत है और पर्टिकुलरली ओबीसी की विरासत है। और इस ओबीसी की विरासत को एक तो षड्यंत्र करके, बहुत बड़े पैमाने पर षड्यंत्र करके, पहला षड्यंत्र तो यह था कि यह प्रचार किया गया कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ
और आज तक राम के जन्म होने का कोई भी सबूत अयोध्या में उपलब्ध नहीं हुआ, कोई पुरातात्विक सबूत उपलब्ध नहीं हुआ। इवन खुद विश्व हिंदू परिषद का जो मार्गदर्शक मंडल है, उनको जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूछा तो उन्होंने उनको जवाब दिया कि ये आस्था का सवाल है और आस्था के कोई सबूत नहीं होते हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि राम ने वही जन्म लिया, उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, बाबरी मस्जिद में रामलला की जो मूर्ति रखी गई, वो मूर्ति वो गोरखपुर से लेकर गए। यानी राम का एक कतरे भर का एविडेंस अयोध्या में नहीं मिला, कतरे भर का एविडेंस जो साकेत साइड है वहां पर नहीं मिला। दूसरी तरफ जो पुरातत्व विभाग है, उसके महासंचालक थे कनिंघम, मेजर जनरल कनिंघम, उन्होंने सारा का सारा लिख कर रखा कि ये सारी साइट जो है लगभग 70 एकड़ की, ये सारी की सारी बुद्धिस्ट साइट है। जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया, उस निर्णय में एक और महत्वपूर्ण पहलू मैं आपको बताना चाहता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर जो खुदाई की गई, उस खुदाई में जो वस्तुएं मिली उसकी लिस्टिंग की गई, वो सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है। मगर जजेस ने उस रिपोर्ट को पब्लिश करने से रोक दिया। उसको पुरातत्व विभाग ने अभी तक पब्लिश नहीं किया। वो सारा रिकॉर्ड हमारे जानकारी में है, हमारे पास है। और उसके आधार पर वहां जितनी भी वस्तुएं मिली वो सारी की सारी बुद्धिस्ट लोगों से संबंधित है, मौर्य से संबंधित है। समतलीकरण के नाम पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला दिया और इसको रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के गांगुली जो बंगाल के थे, उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला मैंने जिंदगी में नहीं देखा। जो फैसला पढ़ने के बाद फिर उसके बाद उसमें कुछ जोड़ा गया, इसका मतलब है जज ने नहीं जोड़ा, कोई थर्ड पार्टी पर्दे के पीछे से उस जजमेंट को लिखवाने का काम कर रही थी। तब तक ये निर्णय नहीं हो पाया जब तक उत्तर प्रदेश में और सेंट्रल में बीजेपी की आरएसएस समर्थित सरकार नहीं थी। इसका मतलब है ये जुडिशियल जजमेंट नहीं है, ये पॉलिटिकल जजमेंट है। आर्गुमेंट के दौरान जज ने मुसलमानों के वकील को पूछा कि आप कह रहे हैं वहां मंदिर नहीं था, क्योंकि ये गोलाकार वस्तु हमने देखी, वहां एक गोलाकार वस्तु है और वो मंदिर नहीं है। तो जज ने पूछा वकील को मुसलमानों के, फिर आपके दृष्टि से क्या है? अगर वो गोलाकार मंदिर नहीं है तो क्या है? कहा बौद्ध स्तूप है। तो जज को लगा है तो मामला ही डाइवर्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है, तो मामला बहुत खतरनाक मोड़ ले जाएगा। इसलिए जज ने उसको डांट फटकार कर कहा, क्या आपने अपनी आंखों से देखा? और उसको चुप करा दिया गया। इवन सारे देश का जो मीडिया है, जो ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, वो प्रचार करता है कि वो केस जो है हिंदू मुसलमानों की थी, मुसलमानों के तरफ से मुसलमान लड़ रहे थे, और प्रचार जिसे हिंदू कहते थे उसके तरफ से केवल सारे ब्राह्मण लड़ रहे थे। लड़ने वाले सारे के सारे ब्राह्मण थे, मगर प्रचार मीडिया प्रचार कर रहा था कि नहीं ये हिंदू थे। जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया तो सारे के सारे ब्राह्मणों को ले लिया। अरे दूसरों को ना लेते, कल्याण सिंह को लेते, उसने तो जेल भी जाकर आया। उमा भारती ने त्याग समर्पण किया, रितंबरा ने किया, उन लोगों को भी आपने नहीं लिया और 21 लोगों का ट्रस्ट बनाया, सारे के सारे ब्राह्मण लोगों को लिया। इसका मतलब यह है कि वो लड़ाई ब्राह्मण वर्सेस मुसलमानों की थी, हिंदू वर्सेस मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी, जो प्रचार मीडिया बड़े पैमाने पर कहता है। इसे समझने की जरूरत है।
ये रहस्य है, बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब ब्राह्मण वर्सेस मुसलमानों की लड़ाई होती है तो ब्राह्मण अल्पसंख्य साबित होते हैं मुसलमानों से भी, क्योंकि मुसलमानों की संख्या 15%, ब्राह्मणों की संख्या 3.5%। तो इसमें ब्राह्मण अल्पसंख्य साबित हो जाते हैं। यह खतरा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मणों ने प्रचार मीडिया में हिंदू मुस्लिम का मामला प्रचार में लाया, ताकि SC ST OBC के लोगों को हिंदू बनाकर हिंदू का बहुमत वालों की लड़ाई है और मुसलमान अल्पसंख्यक है, यह बताने के लिए उन्होंने मीडिया का इस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा का सहारा लिया। यह मामला आने वाले समय में हम लोग उठाने वाले हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, जब समतलीकरण करने का काम किया गया तो सारे देश के लोगों को कहा गया घर के बाहर मत निकलो, और ये षड्यंत्र करने वाले लोग घर के बाहर निकले। वो 2.77 जमीन पर गए, JCB चलाई, और JCB चलाकर जो बाबरी मस्जिद के नीचे जो सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है, टेंपल शब्द लिखा हुआ नहीं है, वहां उस जजमेंट में वो कॉपी हमारे पास है, स्तूप के लिए, बौद्ध स्तूप के लिए अंग्रेजी में जो शब्द कहा जाता है वो शब्द लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जज ने, टेंपल लिखा हुआ नहीं है। इस तरह से उस स्तूप पर जिसमें बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेष वहां रखे थे, पवित्र अस्थियां थी, उस पर इन लोगों ने JCB चलाया, और ये JCB चलाकर नष्ट करने के लिए लॉकडाउन के दौरान गुप्त समय का उपयोग किया। दुनिया में जब भी कोई अपराध करने का समय आता है तो छुपकर किया जाता है, ऐसा छुपकर करने का काम ये किया गया। ये सारा काम ब्राह्मणों ने किया, ये षड्यंत्र करने का क्रिमिनल काम ब्राह्मणों ने किया। तो इसके पीछे उनका मकसद था कि अगर ये खुल्लम खुल्ले समय में किया जाए तो लोगों को मालूम हो जाएगा, मीडिया में हंगामा हो जाएगा, लोगों में बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा, और हम लोग अभी जिंदा लोग हैं, वामसेव के, भारत मुक्ति मोर्चा के, बहुजन क्रांति मोर्चा के, हंगामा करेंगे। तो ये गुप्त रूप से करने का षड्यंत्र किया गया। इसके पीछे मूल निवासी बहुजनों का, मौर्यों का और बुद्ध की जो विरासत है, ऐसे तो ब्राह्मण कहते हैं बुद्ध विष्णु का अवतार है, मगर ये दिखाने के लिए है, दबाने के लिए है, झूठा पर्दा डालने के लिए है, इतिहास पर पर्दा डालने के लिए है। पुराण उन्होंने इसीलिए लिखे ताकि ओरिजिनल इतिहास पर पर्दा पड़ा रहे। यह भी एक बात समझने की है, इस इतिहास पर पर्दा डालने के लिए। कौन सा इतिहास? कि पाटलिपुत्र में पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की, और हत्या करने के बाद उसको डर लगा कि इनके एक निष्ठ लोग जो है, निष्ठावान लोग जो है, ये उसकी भी हत्या कर सकते हैं, इसलिए पुष्यमित्र शुंग भाग कर साकेत आए। महापंडित राहुल सांकृत्यायन, जो केदारनाथ पांडे नाम का आजमगढ़ का ब्राह्मण है, उसने भी कहा यह साकेत है। तो इस तरह से यह साकेत है, ऐसा उन्होंने लिख कर रखा हुआ है वोल्गा से गंगा में। उसकी जो पुरानी कॉपियां पब्लिश की गई थी, वो सारी कॉपियां हमारे पास है। तो इस तरह से सब रिकॉर्ड के आधार पर, एविडेंस के आधार पर मैं सारी बातें बता रहा हूं। और आने के बाद पुष्यमित्र शुंग वहां आया, और वहां आकर साकेत में आया। आज भी वहां विश्वविद्यालय का नाम साकेत है, अयोध्या में। आज भी वहां पर कॉलेज का नाम साकेत है, स्कूलों के नाम साकेत है। लोगों को आज भी साकेत के प्रति आकर्षण है, वो उस भूमि को साकेत भूमि मानते हैं। हिस्ट्री में, पाली साहित्य में लिखा हुआ है, संस्कृत साहित्य में लिखा हुआ है, साकेत लिखा हुआ है, ओरिजिनल है। जिस इतिहास पर
ब्राह्मणों ने पुराण लिखकर पर्दा डाला, उस इतिहास से पर्दा अगर हटाना है तो जो बुद्धिस्ट साहित्य है, जैन साहित्य है, अगर वो पढ़ लो, वो पढ़ने के बाद ब्राह्मणों का षड्यंत्र पुराणों में जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा नंगा हो जाता है, खुला हो जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग साकेत आया और साकेत आकर उसने अपनी राजधानी बनाई, राजधानी का नाम रखा अयोध्या। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी का नाम अयोध्या रखा, जबकि वो सारे भूमि का नाम साकेत था। आज भी उत्तर प्रदेश में इतिहास पढ़ाया जाता है कि अयोध्या का राजा या वो सारे इलाके का राजा, साकेत का राजा पुष्यमित्र शुंग था, और वो पुष्यमित्र शुंग जिसने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। तो निष्ठावान लोग उसकी हत्या कर सकते हैं, इसलिए दौड़कर भागकर आया। क्यों? क्योंकि राजा की हत्या करना गद्दारी का काम था। तो गद्दार को फांसी की सजा या मृत्यु दंड दिया जाता है, ये लिखा हुआ है सारा, इस वजह से वो भागकर आ गया। वहां आकर उसने राजधानी बनाई, राजधानी का नाम रखा अयोध्या। तो जो वास्तविक इतिहास है, अयोध्या का जो वास्तविक इतिहास है वो है कि अयोध्या का राजा पुष्यमित्र शुंग है और अयोध्या उसकी राजधानी है। ये इतिहास पढ़ाया जाता है। और रामायण में लिखा हुआ है अयोध्या का राजा राम है, जिसका कतरे भर का भी एविडेंस उपलब्ध नहीं है। वहां पर एक छोटी मूर्ति भी नहीं मिली, गोरखपुर से ले जाकर के वहां रखना पड़ा। अगर वास्तव में राम का राज था तो राम ने फौज रखी होगी, राम ने कॉइन चलाए होंगे, करेंसी चलाई होगी, उसकी समाधि होगी, उसका और कोई पुरातत्विक एविडेंस होगा। कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वास्तविक इतिहास में पुष्यमित्र शुंग है जिसने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। ये गद्दार आदमी है। तो इसके गद्दारी पर पर्दा डाला जाए, इसके लिए रामायण लिखा गया। तो रामायण का राम कोई और नहीं है, पुष्यमित्र शुंग ही है। रामायण पुष्यमित्र शुंग ने जो गद्दारी की उस पर पर्दा डालने के लिए लिखा गया है। और इसलिए ऐसे ही बहुत सारे पुराण जो है वो भारत के, प्राचीन भारत के इतिहास पर पर्दा डालने के लिए लिखे गए। उस पर्दे को भी हम लोग हटा सकते हैं, हमारे पास वो दृष्टि है, दृष्टिकोण है। उस बात को भी जानने और समझने की जरूरत है। तो ये सारा इतिहास जानने की जरूरत है अगर बचाना है, अगर हमारी विरासत को हमें बचाना है। ये केवल बुद्धिस्ट, कन्वर्टेड बुद्धिस्ट लोगों की विरासत नहीं है, ये पहले नंबर पर ओबीसी की विरासत है और दूसरे नंबर पर जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं उनकी विरासत है। सब लोगों को और जनरल सेंस में सारे मूल निवासियों की विरासत है। इस मूल निवासियों की विरासत, जिनकी संख्या 85% है, वो 85% की विरासत को ब्राह्मण नष्ट कर रहे हैं। इसे जानने और समझने की जरूरत है। एक बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 मिनट का समय है। जब नालंदा विश्वविद्यालय, जो दुनिया में सबसे फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, उस पर मुसलमानों के द्वारा आक्रमण हुआ, तो ब्राह्मणों ने मुगलों को भारत में आमंत्रित किया। और आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी में जो गाइड करते हैं, अगर उनको ज़्यादा खोद करके पूछा जाए तो बताते हैं कि ये ब्राह्मणों के द्वारा मुसलमानों को उन्होंने मदद की आक्रमण करने वाले। तो ब्राह्मणों ने, चूँकि वो बाहर से आए हुए थे, उनको बताया ये किला है, तो इस पर उन्होंने हमला कर दिया। और भिक्षुओं को उन्होंने कहा ये उनके फौजी है, तो उनको भी कत्लेआम किया। और
जब वो नालंदा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को किला बोल करके हमला करवा दिया, तो वहां पर जो लाइब्रेरी थी ज्ञान की, उसको जला दिया गया। तो 6 महीने तक जल रही थी। आप अंदाजा लगा सकते हो, 2500 साल पहले इतनी किताबें 6 महीने तक जल रही थी। 2500 साल पहले अमेरिका और यूरोप में पत्थर को पत्थर घास कर वहां के प्रिमिटिव स्टेज के लोग आग पैदा कर रहे थे। तब वो प्रिमिटिव स्टेज में थे, जंगली अवस्था में थे। उस समय भारत में नालंदा तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी और 6 महीने तक वो लाइब्रेरी जल रही थी। और उस लाइब्रेरी में सारा का सारा बुद्धिस्ट लोगों का और दुनिया का ज्ञान छुपा हुआ था। ये ब्राह्मण जानते थे, मुसलमानों को जो आक्रमण करने वाले हैं उनको मालूम नहीं था। ब्राह्मणों ने उनका इस काम के लिए इस्तेमाल किया और वो ज्ञान नष्ट कर दिया। यानी भारत सारे दुनिया का गुरु था, तो गुरु था तो वजह थी, ज्ञान पैदा हो रहा था भारत में। तो इस तरह से ये षड्यंत्रकारी रोल इन लोगों ने प्ले किया। वाराणसी का उदाहरण ले लो। वाराणसी में जो स्तूप मिला, जो 7 किलोमीटर अंतर पर है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, सारनाथ है। सारनाथ में वो स्तूप है। तो सारनाथ के अंदर ही, स्तूप के पास ही ब्राह्मणों ने शिव मंदिर बना लिया। तो ये शिव मंदिर कब बनाया? मुगलों के समय में बनाया। इसका मतलब है मुगलों से दोस्ती थी तभी तो बनाया। ब्राह्मण जानते थे कि सारनाथ में बुद्ध ने प्रवचन किया था। और जब ये बनाया गया तब वो जो स्तूप था वो मट्टी से ढका हुआ था, उसके पास में ही उन्होंने शिव मंदिर बनाया। तो ये सारा का सारा मुगलों के साथ ब्राह्मणों की दोस्ती थी और सत्ता में हिस्सेदारी थी, प्रशासन में हिस्सेदारी थी। वैसे ही हिस्सेदारी जैसे मुगलों ने ब्राह्मणों को दी, वैसे ही हिस्सेदारी वो अंग्रेजों को मांग रहे थे। अंग्रेजों ने देने से इनकार कर दिया। इस वजह से ब्राह्मणों ने कभी भी मुगलों के विरोध में आजादी का आंदोलन नहीं चलाया, बल्कि अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन चलाया। अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन चलाया, मुगलों के विरोध में आजादी का आंदोलन नहीं चलाया, क्योंकि मुगलों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी थी। 1857 का जो आंदोलन है, ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर बहादुर शाह जफर, जो मुगल खानदान का आखिरी राजा था, उसको अपना नेतृत्व तस्लीम किया, स्वीकार किए। सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। आज ब्राह्मण प्रचार करते हैं कि मुसलमानों के, मुगलों के, बाबरी मस्जिद के बाबरी, वो तो उनके नमक खाते थे, हिस्सेदारी करते थे, भारत के साथ गद्दारी करने का काम करते थे, भारत को गुलाम बनाने में उन्होंने उनकी मदद की। ये सारी बातें हिस्टोरिकल बातें हैं, काल्पनिक बातें नहीं हैं। इन सारी बातों को हिस्टोरिकल एविडेंस के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। इसको जानने की, इसको समझने की जरूरत है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, हिस्टोरिकल बातें हैं। और ये सारी बातें, ये सारा इतिहास हमें, हमारे जो लोग हैं उनको, तमाम मूल निवासियों को, SC ST OBC को और इसके बाहर भी रहने वाले तमाम मूल निवासियों को जानने और समझने की जरूरत है। जब हम जानेंगे, समझेंगे, तो ही हम अपनी विरासत को बचाने का काम कर सकते हैं। और आने वाले समय में जितना ज्यादा हम जानकार बनेंगे, सारे देश के लोगों को जानकार बनाएंगे, तो अपनी विरासत को बचाने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसा करना होगा। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं और अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार। धन्यवाद। दूसरा